गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप YouTube चैनल पर अभिषेक त्रिवेदी के साथ हैं ई लर्निंग क्लासेस को लेकर। आज हम किसी नए चैप्टर की ओर जाने का रुख करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले सारे चैप्टर के वीडियो मिल सके, ग्रामर में आप निपुण हो सके और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कर सके। आगे बने रहने के लिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। द लेग आइज ऑफ इनिस्फ्री। क्या कहते हैं इस चैप्टर में हमारे W.B. येट्स? ये चैप्टर, हाँ जी बिल्कुल आपने सही सुना है, W.B. येट्स, विलियम बटलर यीस्ट ने ये आपकी पोयम लिखी हुई है। इधर उधर की बात करने से पहले सबसे पहले हमको जो मेन बात करना चाहिए वो है चैप्टर के टाइटल की। द लेक। लेक का मतलब हम सब जानते हैं, लेक का मतलब होता है झील। आइस मतलब होता है एक आइलैंड का नाम है। और इनिस्फ्री, इनिस्फ्री एक ऐसा लैंड है जहां पर कहीं ना कहीं ये बात आपकी चलने वाली है। उस टापू की बात हम यहां पर करने वाले हैं, है ना। आइस मतलब होता है टापू, इनिस्फ्री जहां यह टापू स्थित है वो लैंड यह है। ठीक है, तो ये जो पोएम लिखी है ये लिखी है W.B. येट्स, विलियम बटलर यीस्ट ने। और ये जो साहब हैं ये 1865 को इनका बॉर्न हुआ था और डबलिन में हुआ था जो कि आयरलैंड के अंतर्गत स्थित है। आगे बात की जाए तो हैमर स्मिथ के अंदर और डबलिन में अपनी पहली शिक्षा, अपनी निजी शिक्षा को पूर्ण किया। आपने 21 साल की उम्र में लिटरेचर को अपनाया, अर्थात यहां से आपके जो लिटरेचर कैरियर है ना उसकी शुरुआत हुई है। उन्होंने बड़े बड़े पोयम लिखे हैं, लेकिन आपका मेन मोटो जो है वो लिरिक पोयम के बारे में ही रहा है। लिरिक पोयम एक ऐसी पोयम होती है जिन्हें केवल लिखते ही जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कितनी बड़ी होगी इसका कुछ अंदाजा नहीं होता है, कुछ कह नहीं सकते कि ये कहां तक जाएगी। जैसे सनेट 14 लाइन की होती है ना, ऐसे ही लिरिक पोएम होती है, पर सनेट 14 लाइन की होती है और लिरिक का जब तक राइटर का मन होता है तब तक वो लिखता है इस पर, है ना। ये जो है लिरिक पोएम होती है। अब पर इनका यह कुछ कह नहीं सकते कि ये कहां तक जाएगी। एक यीस्ट थे, वो भारतीय सोच व सभ्यता से जो है बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कौन यीस्ट थे? यही वाले यीस्ट थे वो, ठीक है ना। W.B. येट्स, विलियम बटलर यीस्ट, है ना। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पर इंट्रोडक्शन भी लिखा है। यीस्ट जो मेन लिखने की कला उनमें थी वह उनकी संकेतवादी जो नीति थी, संकेतवादी जो कला थी वह झलकती थी। ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड के आधुनिक युग में वे बहुत बड़े कवि थे। जब यीस्ट टीन्स थे, टीन्स अर्थात 21 की एज से भी थोड़ी बहुत पहले की बात हम यहां पर कर रहे हैं। उस समय सेलिगो एक जगह है आयरलैंड में, वहां वे जाया करते थे, हर साल जाते थे। ये पोयम उसी के बारे में। यह जो व्यक्ति है, यहां तक कि प्राकृतिक सुंदरता से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि वहां शांतिपूर्ण वातावरण है। निर्मल और शांत प्रिय जगह के बारे में सोचकर उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और थ्रो की तरह वे भी वहां जाकर रुकना चाहते और एक छोटी सी झोपड़ी एकांत जगह में रहकर शांति प्राप्त करना वे चाहते। उनकी ऑटोबायोग्राफी के उसमें भी उन्होंने हमेशा इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र किया है, और जब भी वे इस बात का जिक्र करते हैं तो वो लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी में कि मेरे पास अभी भी यह लक्ष्य है कि मैं सेलिगो की जगह जाऊं और वहां पर खुद के टीन समय में रहने वाली इमेजिनेशन जो है उसे रहकर वो जीना चाहते। सेलिगो एक इनिस्फ्री की तरह जो है
एक जगह है, वहीं की बात ये कर रहे हैं और वही जगह है, इनिस्फ्री वाली ही जगह है। जेलिगो एक लिटिल आइसलैंड कह सकते हैं आप, कि एक छोटा सा आइसलैंड है और ये लिटिल आइसलैंड लाव गिल के अंतर्गत आता है। जब मैं अर्थात कवि की बात में जब ये कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, कवि जब वहां जाता था ना, कब, जब वो छोटा बचपन में था, तब जब वो वहां जाता रहता था वहां, अर्थात इंग्लैंड की सड़क पर एक जगह खड़ा था। अब इस पोयम की बात मैं थोड़ी देर के लिए करना चाहता हूं कि ये पोयम आई कहां से। तो कवि एक बार क्या होता है कि सड़क पर खड़ा हुआ रहता है और कुछ न कुछ सोचता रहता है और एकदम वो अपने बचपन में पहुंच जाता है। कौन सी बचपन में? जब उसे वह पानी की आवाज सुनाई देती है। कहां पर? ये सब चीजें कहां कर रहा है वो? एक सड़क पर एक गली है, उस गली में खड़े खड़े वो ये सब चीज सोच रहा है और अचानक उसे आइसलैंड की याद आ जाती है दोस्तों। और जहां वो झील है ना, उसके बारे में वो सोच रहा होता है और तभी अपनी पोयम इनिस्फ्री को वो लिख देता है, बना लेता है। तो आइए देखते हैं इस पोयम में क्या है, इस पोयम कैसे आया। पहले इस पोयम का थोड़ा सा मैं मोटो और बता देता हूं कि इस पोयम का मेन मोटो ये है कि कवि अपनी डेली लाइफ स्टाइल से बहुत ज्यादा ऊब चुका है और वो अपना एक रिटायरमेंट चाहता है दोस्तों। रिटायरमेंट, वह इनिस्फ्री जो जगह है वहां पर उस आइसलैंड पर गुजारना चाहता है। और क्या, क्योंकि वहीं पर क्यों गुजारना चाहता है, एक बात ये भी है। तो वहां इसलिए गुजारना चाहता है क्योंकि उसका बचपन कहीं ना कहीं वहीं बीता है, उसी जगह में उसने कुछ क्षण, कुछ वक्त बिताया है और वो उसको याद आता है। ये इस पोयम में बताया है। देखते हैं पोयम की पहली लाइन। आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। मैं उठूंगा और अब जाऊंगा। कहां? कहां जाऊंगा? तो कहता है इनिस्फ्री में जाऊंगा। सेकेंड लाइन। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। और क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि वहां मैं एक छोटा सा केबिन मिट्टी का बनाऊंगा। क्ले, क्ले मतलब मिट्टी या कोठरी कह सकते हैं आप, मिट्टी की कोठरी। पहले जो कोठरियां बनती थी वो मिट्टी की बनती थी अक्सर। और क्या कह रहा है? एंड वेटल्स मेड, और कह रहा है कि जिसमें क्या होंगे? लकड़ी की दीवारें होंगी। आइस मतलब टापू, कैन मतलब कोठरी, वेटल मतलब बंडेरी। बंडेरी की जगह आप जो वर्ड है वो ये यूज कर सकते हैं कि जो लकड़ी के बने हुई चीजें रहती है वो भी वेटल्स ही कहलाती है। तो यहां पर इसका मीनिंग ये निकलने वाला है। 9 beans rows will I have there a hive for the honey bee। और ये कह रहा है कवि कि वहां क्या करेगा वो? वहां 20 रो, है ना, वो कह रहा है वहां मैं एक छोटा सा गार्डन बनाऊंगा 20 का, और हनी बीस का एक छत्ता भी वहां लगाऊंगा। 9 बीस, ऐसा कह रहा है। हनी बीस, बीस मतलब होता है मधुमक्खियों का छत्ता। हनी काय के लिए? हनी के लिए लगाने वाला, है ना। ठीक है, ये आपकी लाइन कंप्लीट हो गई। अगली लाइन देखते हैं। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड क्लैड। और क्या कह रहा है? वहां में शोर से दूर, है ना, एलोन अकेला, शोर से दूर अकेले रहना चाहूंगा। कैसे पर? मधुमक्खियों की गुनगुनाहट की आवाज में रहना चाहूंगा। कौन कह रहा है? यीस्ट साहब कह रहे हैं। तो यीस्ट साहब जो कहते हैं ना, बड़ा मतलब एक मन में जो तस्वीर करते जाते हैं वो, और अपनी पोयम को बनाते जाते हैं, ऐसे यीस्ट साहब थे। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। और वो यूं कह रहा है कि वहां मेरे लिए कुछ शांति होगी, ये शांति वहां धीरे धीरे आएगी, ऐसा वो वहां कहना चाह रहा है। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो।
ये जो शांति है ना कैसे आएगी, बहुत धीरे धीरे आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा और वहां शांति मुझे मिले, नहीं, जैसे जैसे मैं वहां पर जाऊंगा और जैसे जैसे मैं महसूस करने लगूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरे अंदर एक शांति जो मेरे अंदर जो एक हलचल थी वो अब शांत हिलोरे के रूप में जा रही है, आ रही है, ऐसा उसको महसूस होने लगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, एकदम से रात्रि का पर्दा गिरता है। वेल्स, वेल्स मतलब पर्दे, एकदम से रात्रि का पर्दा। अब यहां पर्दा गिरने से मतलब ये है कि मॉर्निंग आ गई है और रात्रि चली गई है, तो हम ये कहेंगे उसको कि एक रात्रि का पर्दा गिरता है और भोर हो जाती है। वहां क्या होता है देखते हैं, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वहां क्या होता है, वहां झिंगूर अपना गाना गाते हैं। इस तरह से उसकी मॉर्निंग होती, एक पर्दा गिरता है अर्थात रात्रि ढलती है, भोर होती है, सुबह होती है और उसे झिंगूर के गुनगुनाहट की आवाज, गाने की आवाज सुनाई देती है। There midnights all a glimmer and noon a purple glow। क्या कहना चाह रहा है वो, वहां पर जो है मिडनाइट ऑल द ग्लीमर, ग्लीमर का मतलब बताया टिमटिमाहट, ग्लो अर्थात चमक, और जो है देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। वो कह रहा है कि शाम के समय चारों ओर की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, इन्नीस फ्री के जो आसपास है ना, आधी रात क्या होगी, ग्लीमर, चमकदार होगी। इन्नीस फ्री के वहां की बात कर रहा है जब अब रात, देखो पहले उसने कहा है की बात की, पहले उसने बात की पीस, शांति की बात की, फिर क्या कह रहा है कि रात्रि गई, मतलब रात्रि की बात भी हो गई, फिर क्या लाया वो, मॉर्निंग, सुबह की बात की, फिर क्या लाया वो, फिर आ गया मिडनाइट, मतलब मध्य रात्रि की बात कर रहा है वो। तो मध्य रात्रि में क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि इन्नीस फ्री जो है उसके पास आधी रात जो है वो क्या है, चमकदार है। और अब क्या कह रहा है, एंड नून अ पर्पल ग्लो, और वहां की जो दोपहर है ना वो कैसी है, पर्पल ग्लो के साथ चमक रही है, ऐसा वो सब महसूस कर रहा है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग, लिनेट एक पक्षी है जो कि गीत गाने वाली चिड़िया को हम कहते हैं, ठीक है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग, और वहां की जो शाम है ना, वो शाम के समय चारों ओर लिनेट पक्षी के पंख मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, अर्थात मैं उन्हें शाम के समय उड़ते हुए देख रहा हूं, ऐसा कवि फील कर रहे हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, क्या कह रहा है कवि, मैं हमेशा वहां उड़कर जाने के बारे में सोचता हूं, मैं उठकर वहां जाने के बारे में सोचता हूं और जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और क्या कह रहा है, दिन रात में इस बारे में सोचता रहता हूं कि कब मैं वहां उठकर जाऊंगा। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। क्या कह रहा है, कभी कह रहा है कि वह अपने हृदय के केंद्र में झील के पानी के लिपटने अर्थात उसके कलकल की आवाज कहां सुन रहा है, वो झील के आसपास कहीं ना कहीं उसे तट पर वो चीजें सुनाई दे रही है। शोर मतलब तट होता है, देखिए मीनिंग मैंने लिखे हुए हैं, आप मीनिंग की ओर हमेशा थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाइएगा, है ना। शोर मतलब तट, ठीक है। लैपिंग, लैपिंग का मतलब क्या लिखा, लिपटना। तो वो क्या कह रहा है, मैं हियर, मैं सुन रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, लेक वाटर, झील के पानी के, लैपिंग अर्थात लिपटना, लिपटने से मतलब क्या है, उसके मैं इतना उसको महसूस कर रहा हूं जैसे कि मैं वहीं पर हूं, और विथ लो साउंड, और उसके जो है वो मध्य मध्य आवाज मुझे सुनाई दे रही है, बाय द शोर, जो कि तट पर से आ रही है, किस चीज की, वाटर, वहां के पानी के टपकने की, उस झील में जो पानी कल कल कर रहा है या गिर रहा है ना, उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही। क्योंकि अब क्या है कि कवि ये सब फीलिंग कर रहा है ना, तो सब इमेजिन कर रहा है। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पावमेंट्स ग्रे,
अब देखो यहां आपको ये लाइन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कवि की ये सब फीलिंग्स है। क्या कह रहा है? व्हाइल, और ये सब वो जब सुन रहा है, आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब वह एक रोडवे अर्थात सड़क पर खड़ा हुआ है, और ऑन द पावमेंट्स ग्रे, चबूतरा। और क्या कह रहा है वो? ये सब चीजें जो है ना, वह रोड पर खड़ा होता हुआ देखता है, सोचता है, तो मुझे ये आवाज पानी की सुनाई देती है। अर्थात कवि ये सब चीजें इमेजिन कर रहा है, एक काल्पनिक दृश्य को वह महसूस कर रहा है, क्योंकि वास्तविक रूप से तो वह अभी तक सड़क पर ही खड़ा हुआ है। फिर क्या कह रहा है? आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, वह कह रहा है कि मुझे ये आवाजें मेरे मन के हृदय के केंद्र में सुनाई देती है। मेरा मन केवल इन्नीसपी की जो लेक है उस पर ही लगा रहता है, वहीं पर मेरा मन बार बार जाता है, वही बचपन मुझे वापस जो है चाहिए, इसलिए मैं उस ओर खींचा चला जाता हूं। ये आपकी पोयम है, इसको आपको कंप्लीट करना भी है। आप सब स्टूडेंट्स को मेरा धन्यवाद सुनने के लिए। आगे भी आप मेरे सारे चैप्टर को सुनेंगे, देखेंगे, और इससे आपकी प्रॉब्लम को दूर करना मेरा कर्तव्य भी है, और आपका भी अपने जीवन में ये कर्तव्य है कि आपके माता पिता ने जो आपसे आशाएं लगा रखी है, इस अवसर पर आप उन सब चीजों को पूर्ण करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।